हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 6 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं। 5वां आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है, जहां मैं बताऊंगा क्या इस प्लेस की रेलेवेंस है। मैप के ऊपर बताऊंगा एक्चुअली। पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया फिलीपींस रिलेशन के ऊपर, जो हमने अभी रिसेंटली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। मैं उन सभी एरियाज़ को डिस्कस करूंगा, किन किन एरियाज़ में अब हम पार्टनरशिप करेंगे फिलीपींस के साथ। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेवेंट है। इसी के साथ मैं आपको समझाऊंगा फिलीपींस को मैप के ऊपर कौन कौन सा सी वेस्ट और ईस्ट में है, कौन उसकी बॉर्डरिंग है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि फिलीपींस और चाइना के बीच क्या टसल है, स्प्रैटली आइलैंड, पैरासिल आइलैंड, स्कारबोरो शॉल, ये सब क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैप के ऊपर आपको। इससे आपको एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैप से सवाल उठता है, कैसे आर्टिकल को आपको ब्रॉड लेवल पे मैप से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए। पीएमएलए मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक एक्ट है, तो इस एक्ट के बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब ओवरऑल पूरी मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझाऊंगा, कैसे वर्क करती है, लीगल फ्रेमवर्क समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि मेन पैटर्न यही है, हाउ कैन मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। ये हमेशा आपको सोल्यूशन देना है। आपको एडिटर बन के वहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं लिखना है। यू नीड टू, यू आर सपोज्ड, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव सोल्यूशन। ठीक है, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 में जो आपका एक सेकंड लास्ट 2 सेक्शंस बनते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होता है, वहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग को आप हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट को। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, सारी चीज़ें समझाऊँ कैसे लेयरिंग होती है, कैसे वो बैंक में डालते हैं, बैंक में डाल के कैसे वो मतलब उसको ऑन शोर ऑफ शोर रखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा इस आर्टिकल में। थर्ड आर्टिकल बात करता है चाइना ने ओवरसीज पुलिस पेट्रोल जो स्टार्ट किया है वो किस तरीके से ग्लोबल कंसर्न है। मतलब जैसे चाइना, इंडिया पुलिस इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी के अंडर में, ठीक है, लेकिन अब अगर कहा जाए इंडिया की पुलिस अब दुबई में भी है, तो ये चीज़ सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो सेम चाइना कर रहा है। चाइना ने क्या किया है, अपनी पुलिस को केवल अपनी टेरिटरी में नहीं रखा है, बल्कि दूसरी कंट्रीज में ही भेज रही है, अलग अलग रीजंस के साथ। तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है, कैसे है। जीएस पेपर 2 आईआर के लिए रेलेवेंट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि एक ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी की डिस्कशन हो रहा है कि उसको स्टार्ट किया जाए, जिसे हम लोग प्लास्टिक ट्रीटी कहते हैं, जिसपे ग्लोबली हर एक कंट्री उस चीज़ को पुश करने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग रेसिस्ट भी कर रहे हैं उसको। तो ये क्या है पूरा मैं आपको इस पर डिस्कशन करूंगा। ये जो आपको मैंने इंडियन फिलीपींस वाला था, इसमें आपको मैं CLOS भी समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, इसको सी ट्रीटी क्यों कहते हैं, वो भी डिस्कशन करूंगा मैं। यहाँ पे क्या होगा, जो लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी है उसमें क्या क्या मेंशनिंग की गई है, कैसे इस ट्रीटी का यूज़ करके एक प्रॉपर लेवल पे प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको टैकल किया जा सकता है। फिर आपको जो लास्ट आर्टिकल होगा, आर्टिकल नहीं होगा, ये बस एक मैप होगा जो आपको समझा दूंगा, यक्सीद कहाँ पे है, सुख बकाड कहाँ पे है, क्यों न्यूज़ में था, आपको बस ये पता होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं हमको हर एक कंट्री में जो हो रहा है वो ध्यान रखना है, बट अगर कोई कंट्री बहुत ही रेलेवेंट चोक पॉइंट पे है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही हीटेड है, तो वहाँ पे छोटा सा भी कुछ होता है ना, वो रेलेवेंस रखता है, क्योंकि वहाँ से यूपीएससी ने कई बार ऐसे सवाल पूछे हुए हैं। आपको लगता है ये इतना अफ्रीका से क्यों प्यार है यूपीएससी, अक्सर आप नोटिस होगा अफ्रीका तो है भी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उससे रेलेवेंस बहुत आता है। अक्सर पूछ लेते हैं कि ये बताइए वहाँ पे कूप हुआ था, आप कूप की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो इस वजह से आपको जो बेसिक लेवल पे डेली डे टू डे बेसिस पे एक दो हाईलाइट होते हैं वो पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल में इंडिया और फिलीपींस ने ऑफिशियली, अब जो अभी तक उन लोग का था कि भैया इंडिया अपने आप कहता था हम लोग बायलैटरल ट्राइज कर रहे थे। बायलैटरल ट्राइज मतलब मैं हूं आप हैं, दोस्त हैं हम दोनों, ठीक है, ये कह रहे थे। लेकिन अब हम लोग एक दोस्त से कैटेगरी से हट के एक और ऊपर कैटेगरी जा चुके हैं। हम लोग दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्त के साथ साथ हम लोग पार्टनर हैं, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया फिलीपींस ऑफिशियली एलिवेट हो चुके हैं एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जिन्होंने एम्फोसिस किया है कि हम लोग एनहांस करेंगे कोऑपरेशन डिफेंस की कैटेगरी में, डिफेंस सेक्टर में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, इन सब एरियाज। ये साथ देखिए, कभी भी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कोई भी आप सवाल लिख रहे हैं तो कुछ एरियाज को हमेशा ध्यान रखना, एक तो मैरिटाइम सिक्योरिटी, दूसरा ट्रेड। क्योंकि हम क्यों
आप सोच के देखिए, हम किसी दूसरी कंट्री के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहेंगे? देयर मस्ट बी सम रीजन, और उसमें सबसे अहम और एकमात्र रीजन होता है, पहला तो ट्रेड होता है, दूसरा डिफेंस होता है, फिर कनेक्टिविटी होता है, फिर आता है टूरिज्म, ठीक है। बट ऑन टॉप कहीं ना कहीं दो ही चीज होंगी, या तो टूरिज्म या तो ट्रेड। जैसे मालदीव्स को देखा जाए, मालदीव स्ट्रैटेजिक पार्टनर है बट टूरिज्म भी है, वहां पे ट्रेड कुछ नहीं है, मतलब ट्रेड मालदीव में ऐसा है ही नहीं कुछ जहां से वो बन सके, लेकिन फिर भी मालदीव इतना रेलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट अनाउंस हुए हैं। अगेन ये सारी चीजें बस आपको वन वर्ड में ध्यान रखनी है। पहला जो एग्रीमेंट है वो डिफेंस सेक्टर में हुआ है, जिन्होंने दोनों साइड ने फॉर्मलाइज किया है कि अब हम लोग अपनी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं उन एक दूसरे के साथ प्रॉपर बायलैटरल एक्सरसाइज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मैरिटाइम एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस वही एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे कोऑपरेशन इंडिया और फिलीपींस कोस्ट गार्ड में और अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। इंडिया की 3 नेवल शिप्स, जिसमें आपका हाइड्रोग्राफी वेसल्स, इन सब ने एक तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम फिलीपींस में आपकी जॉइंट एक्सरसाइज की है। आपने नोटिस किया होगा, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पे एक बार एक चाइनीज वेसल आया था, जो चाइनीज बोला था भैया हमारा तो हाइड्रोग्राफी वेसल है, ठीक है, हमारा कोई एक मॉनिटरिंग का जरिया नहीं है। तो सेम इंडिया भी वही कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, हम लोग भी वही नेम दे रहे हैं कि हमारा ये हाइड्रोग्राफी वेसल है। अब इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है वो अभी भी अननोन है उस चीज़ को लेके, बट डिफेंस कॉपरेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या है, मतलब रीअफर्म हुआ, दोनों साइड ने रीअफर्म किया है कि हमारे पास या हर एक कंट्री के पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंट्री के आसपास सी है तो सी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्रीली कोई दूसरी कंट्री का शिप पास हो रही है तो उसको फ्री नेविगेशन मिलना चाहिए अगर ट्रेड पर्पस से हो रहा है, जिससे एक रूल बेस्ड ऑर्डर बन सके पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में। और ये किसके रेफरेंस में है? UNCLOS जो 1982 में आया था। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या है UNCLOS, ठीक है। चलिए डायरेक्टली उसी पे आते हैं। एग्जैक्टली देखो, ये एक तरीके से एक ट्रीटी है, कन्वेंशन है, जिसे हम लॉ ऑफ द सी कहते हैं। 1982 में अडॉप्ट हुआ था, 1994 में ये फॉर्मली इंप्लीमेंट हो गया था। इसको लॉ ऑफ सी भी कहते हैं। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो हर एक मैरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज को हैंडल करता है। जहां पे अगर बोलते हैं ना किसी को कंफ्यूजन होती है, इंडिया में बोला जाए अगर आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है तो बोलोगे हमारे फंडामेंटल राइट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में हो तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट तो नहीं आ रहे ना, वहां पे इंटरनेशनल लॉस चलते हैं। तो अगर समुद्र में हो तो समुद्र के लिए जो लॉ है वो है UNCLOS, जिसे हम लोग उन क्लॉज के नाम से भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। की प्रोविजंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहली बात तो टेरिटोरियल सी क्या है, जो हमारी शोर होती वहां से 12 नॉटिकल माइल्स वहां पे, मतलब मैं एज अ इंडियन हमारी पूरी फुल सॉवरिटी है। मान लो ये एक है और यहां से इस एरिया से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक ये पूरा का पूरा एरिया हमारे अंडर में है। यहाँ पे जितने भी रूल्स इंडिया में बोलते हैं ना अगर लैंड पे अप्लाई होंगे तो वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। फिर 12 to 24 नॉटिकल माइल्स जो होंगे वहाँ पे एक थोड़े बहुत एनफोर्समेंट होंगे, बट ये नहीं होगा, फुल सॉवरिटी नहीं होगी। इसको हम लोग कंटीजियस जोन कहते हैं। थर्ड जो आता है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होता है। यहाँ पे हमारे पास राइट टू रिसोर्सेज होंगे, मतलब ये एक और जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, जो रिसोर्सेज होंगे। इसीलिए हम डीप ओशियन मिशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं कि हम लोग जो ओशियन का बेड है उसमें रिसोर्सेज को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास राइट टू रिसोर्सेज है इतनी एरिया का। फिर उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ का आता है कि जो आपका बोलते हैं ना इसके बियॉन्ड भी 200 मील के बियॉन्ड भी अगर कोई जोन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जा सकते हैं, बट अगेन इतना नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे की टेरिटरी में चले जाएं। फिर एक आता है लास्ट आपका हाई सीज। हाई सीज क्या है, इसमें किसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं, ये इंटरनेशनल, ये फ्रीडम है। यहाँ पे कोई भी अपना बोलते हैं ना चल सकते हो, कोई किसी को रोकथाम नहीं है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है एंड ओवरफ्लाइट है। अगर जैसे यहाँ 200 मील तक है, यहाँ पे अगर ऊपर एयर में या वाटर में कुछ चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं मॉनिटर कर लेंगे। इसके बियॉन्ड यहाँ चाइना की शिप है, यहाँ किसी भी चाहे एनिमी की भी हो तो हमारा उससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी कही जाती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे पीसफुल यूज बनता है सी का। नहीं तो हर एक इंसान आगे बोले ये मेरा सी मेरा सी, अरे भैया सी को भी नहीं पता मेरा मालिक कौन है। बस हर एक कंट्री आके अपनी टेरिटोरियल सॉवरिटी डिस्कस कर दे, बोलने लग दे नहीं हम क्लेम कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सी है इंटरनेशनल
ट्रीटी है सी के ऊपर, जिसे लॉ ऑफ सी ट्रीटी कहते हैं, वो पीसफुल यूज ऑफ सी को प्रमोट करती है, मैरिन रिसोर्सेस का कंजर्वेशन होता है, नेविगेशन का फ्रीडम होता है, ठीक है। इससे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलती है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, उसको सपोर्ट करता है कि जितने भी मैरिटाइम राइट्स हैं उसका एक प्रॉपर लीगल बेसिस होना चाहिए, और उसको हम सपोर्ट करते हैं साथ ही साथ। तो ये क्या है, ये UNCLOS UNCLOS जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमने और फिलीपींस ने इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, रीएफर्म किया है कि हम इस पे भरोसा करते हैं उन क्लॉज के ऊपर। अभी आपको मैंने पूरा उन क्लॉज समझा दिया, ठीक है, साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कंसर्न हमने रखा है कि भैया हम जितना भी साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है ड्यू टू चाइना, हम उसमें प्रॉपर तरीके से आपस में इसका एक ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे जिसमें दोनों लोग का भला हो। अगर इंडिया एज अ मीडिएटर काम कर सकता है तो इंडिया ने कहा हम मीडिएटर तरीके से काम करेंगे, जिससे आपके जितने भी डिस्प्यूट हैं वो रिजॉल्व हो सके। ट्रेड और कनेक्टिविटी पे हमने इस चीज़ को प्रमोट किया है। वी हैव सेड दैट हम बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे कि जो आपके गुड इंडिया से अगर फिलीपींस जाएंगे, फिलीपींस से इंडिया आएंगे, तो हमने किस गुड के ऊपर कितना टैरिफ को वेव ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। डायरेक्ट फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ है 2025 से। फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा, इससे बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इससे क्या है, फ्री टूरिस्ट वीज़ा की बात की गई है कि हम लोग अब से क्या करेंगे कि अगर कोई भी इंडिया में आना चाह रहा है फिलिपिनो नेशनल, वो आके यहाँ पे एज अ टूरिस्ट रह सकता है। फिर वही सेम चीज़ आपका फिलीपींस भी करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि अब हम बस एक बायलैटरल पार्टनर नहीं है, हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों को टच किया। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है, एक देश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाए तो क्या होती है, उसके सिटीजन। अगर उस एक कंट्री के सिटीजन दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है जानना कि क्या हमारे देश के सिटीजन सेफ हैं या नहीं है। तो जब सिटीजन का एक्सचेंज होता है ना, तो ये बहुत ही समझ लीजिए एक रेलेवेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि इजराइल और गाजा में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे मेन चीज तो ये है ना कि इजराइल अभी तक लड़ रहा है। क्यों? बिकॉज इजराइल इज क्लेमिंग कि हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाए। लेकिन ये शो क्या कर रहा है, शो करता है एक सिटीजन के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एक नहीं, ऑल्दो बहुत सारे हैं, बट पॉइंट इज अबाउट सिटीजन। तो अगर कभी दो कंट्री में सिटीजनशिप का या सिटीजन्स का एक्सचेंज होने की बात हो रही है, एक्सचेंज मतलब सिटीजनशिप का एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज इन द सेंस कि हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। मतलब हम भरोसा कर रहे हैं फिलीपींस की सिक्योरिटी पे कि अगर इंडियन सिटीजन जाएंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और वहीं पे अगर फिलीपींस के सिटीजन इंडिया में आएंगे तो फिलीपींस भी भरोसा कर रहा है इंडिया में हमारे सिटीजन जो हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये भरोसा नॉर्थ कोरिया पे नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। चलो, अब बात करते हैं लीगल और डिजिटल कोऑपरेशन में। बात की हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का है कि अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर होते हैं तो हम एक दूसरे को लीगली असिस्ट करेंगे म्यूचुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इंसान भाग के फिलीपींस चला गया है, ठीक है, जैसे मेहुल चोकसी की बात की है, विजय माल्या का डिस्कशन होता है अक्सर, तो ये नहीं होना चाहिए कोई भी ऑफेंडर है भाग के चला गया है तो हम उसको एक्सचेंज करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि बस आपके पास आ गया तो अब सेफ गार्ड रहेगा। इंडिया ने जो पायलट प्रोजेक्ट है फिलीपींस का सॉवरेन डेटा क्लाउड, उसको भी सपोर्ट किया है। मतलब जो फिलीपींस है उसमें जितने भी डेटा हैं, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड डेटा हो, चाहे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो, वो सब क्लाउड पे स्टोर होते हैं। तो इंडिया ने वो चीज़ कही है कि भाई फिलीपींस के पास अपना खुद का सॉवरेन राइट है, वो अपने डेटा को जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकती है। तो उसको हमने उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। साथ ही साथ फिलीपींस ने इनवाइट भी किया है इंडिया को कि भैया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में आए। इससे क्या होगा कि हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, जिससे एक प्रॉपर लेवल पे एक पीस और एक बहुत ही साउंड इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके इंडो पैसिफिक में। सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आपको बता दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो बूस्ट होगी, इससे रीजनल कोऑपरेशन और ज़्यादा एनहांस होगा। क्योंकि चाइना का जितना भी टेंशन है इंडो पैसिफिक में वो इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ जितनी भी हैं वहाँ की छोटी कंट्रीज, चाहे फिलीपींस का नाम ले लो या दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो सब चाह रही कि हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिले। जैसे ताइवान का एग्जाम्पल है, तो इंडिया अगर वहाँ पहुँचेगा तो चाइना को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इससे होगी, बट ऑन द मीन टाइम जो वहाँ छोटी कंट्रीज हैं उनको एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी हमारी। तो कभी भी अगर कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम एक डिसएडवांटेज
पॉइंट पे खड़े होंगे, हमारे पास भी स्ट्रांग होल्ड होगा। जैसे चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश का उठाया तो हम भी बोल सकते हैं भैया हमारे पास भी है। ऐसा नहीं है कि बस आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को चोक पॉइंट बना सकते हो, वी कैन ऑल्सो मेक, हम फिलीपींस का सहारा ले सकते हैं, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज का हम सहारा लेकर के आपको चोक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है रीजनल कोऑपरेशन में। इंडिया का रोल बहुत ही डीप हो जाता है, बहुत ही गहरा हो जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिज्म काउंटर कोऑपरेशन में। कौन से रीजन में? जो पैसिफिक रीजन में है, वहां पे इंडिया का रोल बहुत ही क्रूशियल बन जाता है ऐसी पार्टनरशिप जब होती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ फिलीपींस है कहाँ। देखिए फिलीपींस ये रहा, ये है म्यांमार, ये रहा इंडिया, मतलब यहाँ से हमने यहाँ पे आके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे पैसिफिक सी है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका। अब आपको मैं फिलीपींस के कुछ वन लाइनर फैक्ट बता देता हूँ जिससे आपको एक रेलेवेंस दिखती रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लो, फिलीपींस जब जैसे लिखा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है स्कारबोरो शोल और जो आपका स्प्रैटली है, फिर पैरासिल है। अक्सर ये सब चीज़ें जो है, देखो अब देखिए उनक्लोज क्या कहता है, 200 मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, राइट। अब है क्या यहाँ पे, आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो एरिया है ये सब कुछ किसके, फिलीपींस में आ रहा है। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसमें आ करके यहाँ पे क्लेम कर रहा है। रेड रेड वाला एरिया देख रहे हो, चाइना कह रहा है भैया ऐसा है, हमें मतलब नहीं है क्या इंक्लोज कह रहा है, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये एरिया है, हम इसको क्लेम करते हैं। लेकिन फिलीपींस उसको क्या करता है, कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा है। तो ये बहुत ही हीटेड बन जाता है। स्कारबोरो शोल, स्प्रैटली, पैरासिल, कभी भी नाम आता है दिमाग में रखना, फिलीपींस चाइना के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक है, और ये केवल ऐसा नहीं है कि फिलीपींस के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ की जो और छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वियतनाम हो गई, इन सब के साथ ही प्रॉब्लम है चाइना की। तो ये चीज़ें अभी भी ऐसा बहुत ही डिस्प्यूटेड चल रही है। जैसे देख रहे हो स्प्रैटली आइलैंड सब डिस्प्यूटेड आइलैंड है, लेकिन फिर भी फिलीपींस इस चीज़ को कहता है कि भैया हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। अब चाइना आके बोलेगा 500 साल पहले से हमारा क्लेम यहाँ पे है, तो वी क्लेम दिस, तो वही हो गया ना कि हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग इन द सेंस कि जो चाइना है वो क्लेम कर रहा है अपने एंशियंट राइट्स को, कह रहे हैं नहीं ये हमारे अंडर में आ रहा है। तो इसमें हम लोग एज अ इंडियन यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हैं कि हम छोटी कंट्रीज की मदद कर रहे हैं। क्या कहता है गुजराल डॉक्ट्राइन, इसके ऊपर सवाल भी आया था कि आप प्रिंसिपल्स बताइए गुजराल डॉक्ट्राइन के मेंस में। तो गुजराल डॉक्ट्राइन कहता है कि अपने से छोटे कंट्रीज की मदद कर दो, अपने से कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं या कोई कंट्री उसकी मदद कर दो, उनसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी। ठीक है, ये गुजराल डॉक्ट्राइन कहता है। बट इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक फर्दर एडवांस वर्जन गुजराल डॉक्ट्राइन का निकाला है कि भैया हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप भी रेसिप्रोकेट करके हमें सेम मदद दो जैसे हमने दी है, लेकिन हम आपसे ये जरूर डिमांड करेंगे कि जो आपकी मदद हमने की है उसके बदले में आप हमारी एनिमी की ये मत करो कि हमारे लिए आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे मालदीव का सिचुएशन है, मालदीव में हमने गुजराल डॉक्ट्राइन तो फॉलो किया, वहां पे जो डिफेंस उनका ऑफिस था उसको बनवाया, ऑन द मीन टाइम वी आर इंश्योरिंग कि वहां पे चाइना की प्रेजेंस ना हो। तो क्या हम उनसे कुछ रिटर्न मांग रहे हैं? आंसर इज नहीं। हम लोग सिर्फ उनसे इतना कह रहे हैं कि भैया आप लोग ऐसा मत करना कि हमें साइड करके फिर आप चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये सारे आपके दिमाग में, पैरासिल क्या है, स्प्रैटली, स्कारबोरो शॉल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब फिलीपींस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिलीपींस 7641 आइलैंड से बना है, साउथ ईस्ट एशिया में बॉर्डर करता है साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, सेलेप्सी साउथ में लाई करता है, पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना के बीच में बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम लोकेशन के अंडर में आता है। इसकी कैपिटल मनीला है जो कि लुजोन आइलैंड पे है। इसमें ये 3 आइलैंड जरूर दिमाग में रखना क्योंकि बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स है, एक लुजोन आइलैंड, विसायस आइलैंड एंड मिंडनाओ आइलैंड। ये प्लेसेस इन न्यूज़ में डाल सकते हैं कि आप ये बताइए विसायस आइलैंड कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है, इससे नहीं पूछा गया है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये वॉल्केनो है तो कहाँ पे है। ठीक है, या पूछ लेंगे ये आइलैंड कहाँ से बिलोंग करता है, इस सी की बॉर्डरिंग कौन कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं अक्सर। तो अब अपग्रेडेशन यूपीएससी में होगा तो ऐसा नहीं होगा कुछ भी एकदम हाइपोथेटिकल चीज़ पूछ ली जाएगी, आपसे वही चीज़ें पूछी जाएंगी जिन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट में होगा। और ये जो फिलीपींस है ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनो प्रोन बहुत ज़्यादा है। मैरीटाइम बाउंड्रीज देखी जाए, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करती हैं। जो स्कारबोरो शॉल स्प्रैटली है ये डिस्प्यूटेड है विद चाइना, बट अगेन ये पार्ट है फिलीपींस का। स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखा जाए तो इंडिया अंडर एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, और इसका क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट कहा जाता है जो कि प्रोन टू टाइफून है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद होगा 2023 में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था जहां पे फीचर्स दिए गए थे कि भाई ऐसा ऐसा फीचर है, ये फीचर कौन से हिस्से का भाग है,
क्या इस क्लाइमेट का नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने फिलीपींस के बारे में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बात समझा दी। अब इतना श्योर है कि इससे कनेक्टेड कोई भी सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इनक्लोज मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब आप क्वेश्चन देखिए, 22 में सवाल है, विद रेफरेंस टू UNCLOS, which is United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. A coastal state has the right to claim establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 miles measured from baseline determined in accordance with the convention. तो ये चीज तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा, एग्जैक्टली वही चीज है जो लिखी है, अप टू 12 मील्स, तो ये तो सही है। Ships of all state whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. एक बात देखिए, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल लैंडलॉर्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। बिल्कुल भाई, यहाँ पे जितनी चीज है उनको इनोसेंट पैसेज मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेशन दिखा करके तुरंत उसको उस पर अटैक कर दोगे, ये चीज अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। अक्सर सवाल लोग ऐसे ही पूछते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ, अप टू 200 मील्स। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि बेसिक एकदम उसी से सवाल पूछ लिया गया है, वही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट उसी को डाल दिया गया किसी न किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। पॉइंट क्या है कि ये कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ो उसके अंदर कोई कन्वेंशन है, उसके अंदर कभी कोई ऐसा की पॉइंट आपको दिखता है कि भाई ये चीज़ तो है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रही है, किसी कन्वेंशन से कनेक्ट कर रही है या किसी ट्रीटी से कनेक्ट कर रही है, तो ज़रूर उसको पढ़ना। क्या इन्होंने पूछा कि भैया आप लॉ ऑफ सी ट्रीटी बताइए? नहीं, इन्होंने बेसिक सवाल पूछा कि आप उन क्लॉज के ऊपर बताइए 22 में, अभी से 3 साल पहले, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर पे। अगेन सबसे पहले इसको मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा क्या हो रहा है। करंटली मनी लॉन्ड्रिंग केसेस देखे जाएं तो वो अप्रोक्सीमेटली सिंस 2015 5892 केसेस फाइल्ड हुए हैं। ईडी के जो पीएमएलए मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कभी भी कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है तो उसको एक एक्ट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, इसे पीएमएलए एक्ट कहते हैं। और इसी पीएमएलए में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बनाया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा पॉलिटिकल मोटिव से ईडी ने यहाँ पे छापा मारा, ईडी ने, तो ईडी क्या है, ईडी पीएमएलए एक्ट 2002 के द्वारा बनाई गई थी। इससे भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, 23 या 24 में क्वेश्चन आया हुआ था, पीएमएलए से ऊपर आया हुआ था। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि ईडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात। तो वहां ये कहा गया है कि भाई ईडी ने इतने सारे केसेस फाइल किए हैं बट कन्विक्शन केवल 15 का हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो कन्विक्शन रेट है, बहुत ही लेस कन्विक्शन रेट है। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकल रहा है कि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो ये जो पुअर कन्विक्शन रेट है और उसी के साथ साथ जो राइजिंग फाइनेंशियल क्राइम है, ये दोनों आपस में एक बोलते बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो कन्विक्शन हो नहीं रहा, बस आप क्या फाइल पे फाइल बनाए जा रहे हो, तो और फाइनेंशियल क्राइम बढ़ते भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल क्राइम नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं व्हाट इज लॉन्ड्रोमैट, ठीक है। लॉन्ड्रोमैट होता कैसे, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ड्रोमैट। तो ये एक फाइनेंशियल सेटअप होता है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है मनी को लॉन्डर करने के लिए। जैसे क्या करते हैं, अगर कोई पैसा है, ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक इंसान ए है, उसके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए उसके पास ब्लैक मनी है। अब उसे क्या करना है, वो चाहता है इस ब्लैक मनी का, या ऐसी मनी है जो क्रिमिनल मनी है या फिर ऐसी है जो कि इलीगल तरीके से उसके पास है, ड्रग्स बेच के किसी भी तरीके से। अब ए चाहता है कि इस मनी से जा करके वो एक BMW खरीद ले, लेकिन अगर वो 1 करोड़ नोट मिले जाएगा तो भाई शक हो जाएगा सबको। तो व्हाट ए डिड, ए ने क्या किया कि सबसे पहले इस 1 करोड़ को ले जाके बैंक में डाला, पहला ऑप्शन ये है। तो इससे क्या हो, एक लेयरिंग बनाई। बैंक पूछेगा कहाँ से आया, तो अगर बैंक उसे लग रहा है बैंक पूछ सकता है, उसके पास सही रिकॉर्ड नहीं, तो क्या करेगा, 1 करोड़ की बजाय 10-10 लाख करके वो 10 अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा जो कि नोन होंगे। इससे क्या होगा, मनी जो है ये क्रिमिनल या इलीगल मनी एंटर हो जाएगी फाइनेंशियल सेटअप में या फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर हो गई, मतलब बैंक सेक्टर में एंटर हो गई मनी है। अब ये क्या करेगा, 10-10 लाख रुपए करके ये एक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, तब तो कोई नहीं पूछेगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है तब क्या कोई बोलता है, नहीं बोलता ना, अरे ठीक है, बैंक भी उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन 1 by 1 एक बड़ा अमाउंट है तब बैंक ध्यान देता है। तो इससे क्या कि पहला लेयर ये बनाया, दूसरे लेयर में क्या किया, वो अमाउंट
एक अकाउंट में लेके आए, ठीक है, और फिर उस अकाउंट जाके BMW खरीद ली। आप नोटिस कर रहे हैं इससे क्या होगा? पहली बात तो अगर टैक्स होगा कि आप 10 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांसफर हो गई टैक्स लगाना पड़ेगा, तो ये लोग 9,99,000 कर देंगे इधर उधर उधर उधर। उससे क्या होगा? उससे टैक्स बच जाएगा। और उससे एक और चीज़ होगी, एसेट ओनरशिप भी हाइड कर लेते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये तो एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ए क्या करेगा? ए करेगा इस 1 करोड़ रुपए को ले जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्सेशन के लिए, है कि नहीं? जो उनको टैक्स मिल रहा होता है किसके, जो आपका डोनेशन मिलता है उसमें उनका टैक्स एग्जम्पशन उनको प्रोवाइड होता है, तो अक्सर वो उसका सहारा लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। इसीलिए जो आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी धर्म की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे ही मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है, बहुत केसेस सुनने में आते हैं। तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाते हैं जिससे मनी जो टैक्सेशन है वो उससे बच सकें, जो एसेट है उसकी ओनरशिप को हाइड कर सकें, और क्या कर सकें? फंड्स को ट्रांसफर कर सकें। या तो एक ये इतने सारे इंटरनल तरीके हैं, या तो एक्सटर्नल तरीका क्या होगा? ये पैसे को बाहर किसी ऑफशोर कंपनी बना देंगे। मान लो ए है, ए को दिख रहा है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो इंडिया वाले 20% टैक्स लगा देंगे। तो वहां पे देखा फिलीपींस एक कंट्री है, ठीक है, अभी एग्जाम्पल आपको ने फिलीपींस का समझाया। तो फिलीपींस में देखा गया कि वहां पे टैक्सेशन कुछ नहीं है, तो चुपचाप क्या करेंगे? वो अपना बैकडोर रूट से 1 करोड़ रुपए यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे क्या होगा? जीरो टैक्सेशन है। तो सिंपल सी भाषा में इस 1 करोड़ रुपए को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो उन्हें इंडिया में चाहिए वो फिलीपींस में ले लेंगे जा करके। तो ये सारे तरीके होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के, राइट? अब ये ऑलरेडी मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। पैसा को प्लेस किया जाएगा, लेयरिंग की जाएगी, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मतलब घूम फिर के पैसे को डाल दिया जाएगा। ये तो एक मैंने BMW का एग्जांपल बताया आपको। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा गाड़ी ना खरीद के रियल एस्टेट में डाल दें उठा करके। जो बड़े बड़े रियल एस्टेट्स वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको बड़े अमाउंट में पैसे की जरूरत होती है, तो कहते हैं भैया ऐसा है, आप अगर रियल एस्टेट में हो तो आपको तो कंस्ट्रक्शन कराना होगा, और कंस्ट्रक्शन में इनफॉर्मल लेबर की जरूरत होती है, उनको चाहिए कैश में, तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, इस 1 करोड़ को कैश में यूटिलाइज करो, इन रिटर्न आप मुझे इतने फ्लैट्स दे दो। तो भाई रियल एस्टेट वाला भी खुश, उसको भी मिल गया, उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ जो लेबर है वो भी खुश। आप नोटिस कर रहे हैं कैसे कैश इकोनॉमी को कितना ज़्यादा इसमें बूस्ट मिल जाता है। वो बूस्ट पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है, क्योंकि ये ऐसा पैसा है जिसपे कहीं कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ लग्जरी प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाते हैं अक्सर, जिससे पैसा को बचाया जा सके। अब देखते हैं पीएमएलए के अंडर में डेफिनेशन क्या है। पीएमएलए जो आपका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके सेक्शन 3 में ये कहा गया है भाई साहब, कोई भी क्राइम प्रोसीड या पैसे जो क्रिमिनल या कोई भी क्राइम करके जो पैसा आया होता है उसको अगर लीगल दिखाया जाएगा तो वो चीज़ आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर में आएगी। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे होता है, नेशनल सिक्योरिटी पे होता है। ये तो मैंने आपको एक ऐसा बताया कि ये लोग रियल एस्टेट में डालेंगे, या फिर ये लोग टैक्सेशन से बचाने के लिए कुछ लग्जरी प्रोडक्ट खरीद लेंगे या गाड़ी खरीद लेंगे। ये तो मैंने एक कहीं ना कहीं एक ब्राइटर साइड दिखाई। लेकिन अगर यही पैसे को उठा के आम का वो हुआ, तो आम परचेज स्टार्ट कर दिए, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी पे इन्वर्स इंपैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसी परचेज को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना स्टार्ट कर दिया, तब क्या इंपैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस वजह से ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी हिंडर करता है, नेशनल सिक्योरिटी को भी इंपैक्ट करता है। इंपैक्ट ऑलरेडी बता दिया, मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी होती है, ट्रेड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, टेरर फाइनेंसिंग के चैनल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम कैसे टैकल करें मनी लॉन्ड्रिंग को। पहली बात तो पीएमएलए की स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए, और ऑन टॉप हमेशा ध्यान रखिए इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि भैया ये पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव आने वाला है, ये कैंडिडेट का बड़ा बहुत अच्छा खासा नाम चल रहा है, चलो ईडी का छापा मरवा दो। ईडी का छापा पड़ते ही वोटर्स कहेंगे ओ माय गॉड ईडी ने छापा मारा है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात होगी। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बहुत केसेस में होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ईडी ने छापा मारा, एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भैया आप होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले इस तरीके से। रिसेंटली केस भी हुआ था जहां पे लॉयर्स के पास जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कह रहे हैं कि भैया आप ये बताओ कि जो आपका क्लाइंट था, आपने उस क्लाइंट को क्या क्या लीगल एडवाइस दी जिससे हम ये पता लगा सकें कि उसने क्या क्या क्राइम किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जो लॉयर है, लॉयर से आप क्यों पूछ रहे हो, लॉयर कुछ भी बोले, लॉयर की दी गई इंफॉर्मेशन या दी गई एडवाइस कभी भी आप यूज नहीं कर सकते हो लीगली। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफेंड भी किया था। जो लॉयर आपकी बार काउंसिल थी उसने भी इस चीज़ को
बहुत ही एग्रेसिवली अगेंस्ट इसकी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमेशा देखिए, अगर सोल्यूशन है तो पीएमएलए का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंश्योर करना होगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो वो। एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। एफएटीएफ मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करता है। मैं आपको एफएटीएफ के बारे में अब समझा देता हूँ इन शॉर्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको आई थिंक 6 जुलाई को, या हाँ 6 जुलाई को मैंने, यही पिछले मंथ ही इसी समय मैंने प्रॉपर इसके ऊपर समझाया था। ये उसी टाइम का मैंने स्नैप डाला है, आप एक बार देख सकते हैं जाकर के, बट फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में डेवलप की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, होस्ट की जाती है OECD के द्वारा। OECD क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती हैं, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कैसे हो रही है तो उसको कैसे कॉम्बैट करना है। और जितनी बड़ी बड़ी आपकी ग्लोबल बॉडीज़ हैं, यूएन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरपोल हो गया, इन सब के साथ बहुत ही क्लोजली काम करती है एफएटीएफ। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है, ग्रे और ब्लैक लिस्ट बनाती है जिससे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बन सके कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करें। अक्सर क्या होता है, मान लो एक एक्स कंट्री है, वो टेररिस्ट को फंड कर रही है, और फंड करने के लिए उन्होंने लेयरिंग बना रखी है कि डायरेक्टली फंड नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे में ऐसा चैनल बना दिया है जिससे टेररिस्ट को फंड मिले। तो इस चीज़ की जो डिस्क्लोजर है वो एफएटीएफ करता है। एफएटीएफ आके बोलता है भाई साहब आप अपना रिफॉर्म करो फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपने इतना ओपेक बना रखा है, ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आप पहले मुझे शो करो इस चीज़ को अच्छे से। अगर एफएटीएफ ने बोल दिया आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? आप लोग सोचते हो वो तो एक नॉर्मल लिस्ट है ना। नहीं, इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो ग्लोबल ट्रेड है उस कंट्री का, वो ट्रेड बहुत इन्वर्सली इंपैक्ट होगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि ग्रे और ब्लैक लिस्ट में होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई ये कंट्री तो ऑलरेडी फालतू कामों में डिसॉल्व हो रखी है, तो यहाँ पे मेरा पैसा डूब जाएगा। समझ रहे हो? तो ये प्रेशर क्रिएट करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनहांस होता है। इंप्रूवमेंट क्या क्या नीडेड है? कुछ ग्रेटर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको और अच्छे तरीके से इंश्योर करना होगा कि जो मैकेनिज्म है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको और तरीके से, उस मतलब जनरली क्या होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान का अक्सर नाम होता है, तो इसकी नेमिंग के लिए एफएटीएफ को और अच्छे तरीके से मैकेनिज्म बनाने होंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाना होगा, जिससे ऐसा ना हो कि एफएटीएफ बस यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में रहे। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को समझना होगा एफएटीएफ को, और उसका भी रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो ये बेसिक एफएटीएफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया, कैसे एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस होती है उसका यूज़ करके हम इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, केवाईसी नॉर्म और स्ट्रेंथन किए जाने चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और अच्छे से हमें बनाना होगा, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बनाना होगा जिससे पॉलिटिकल मिसयूज ना हो ईडी का, पब्लिक अवेयरनेस ऑन टॉप बनानी होगी जिससे पब्लिक एजुकेट की जा सके, लीगल रिस्क बताया जा सके, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पता होना चाहिए पब्लिक। अक्सर क्या होता है छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके अकाउंट में 10-10, 20-20 लाख रुपए आ रही होती जा रही, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता है। ठीक है, ये अक्सर एक केसेस में भी आपने रिसेंटली सुना होगा जहां पे दिल्ली बेस्ड कुछ रेसिडेंट के अकाउंट में करोड़ों रुपए इधर से उधर ट्रांसफर हुई, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था इस चीज के बारे में। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है किस तरीके से मनी को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है जिससे टैक्स को इवेट किया जा सके, जो लूप होल्स हैं बैंकिंग सिस्टम में उसका फायदा उठाया जाता है। राइट, तो ये सब तरीके हैं कैसे हम टैकल कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। अगेन कैसे रेलेवेंट है? यहाँ पे जो आपका ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला एक पार्ट आता है और जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होता है वहाँ पे भी ये चीज़ आती है, क्योंकि जो चाइना है वो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम दूसरी कंट्री में क्रिएट कर सकती है, इसलिए हमें अपने यहाँ भी समझना हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना की जो पेट्रोलिंग है वो इंडिया में भी चल रही होगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्या रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें। अब हुआ क्या कि 16 जुलाई 2025 को चाइना ने 8 पुलिसमैन को भेजा क्रोएशिया में। ठीक है, किस लिए? ताकि जॉइंट पेट्रोल हो सके। ये जो क्रोएशिया और चाइना ने पुलिस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था जिसमें एक दूसरे ने कहा कि भैया चाइना आके पेट्रोलिंग करेगी क्रोएशिया में, क्योंकि जो चाइनीज सिटीजन रह रहे हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, चाइनीज टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें का रीज़न बना करके चाइना ने वहाँ पे अपनी पुलिस भेजी थी। अब यही पैटर्न को थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे यूरोप में देखें तो चाइना ने सेम पेट्रोलिंग तरीका सर्बिया में लॉन्च किया, इटली में किया, हंगरी में किया, है कि नहीं?
कौन सा, ऑपरेशन फॉक्स हंट के नाम से, स्काईनेट के नाम से। ये करते क्या है अक्सर, ये सर्विस सेंटर जो होते हैं, या फिर अगर जैसे हंगरी में सर्विस सेंटर क्रिएट किया चाइना ने, क्यों, मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए। और इंडिया ने अपने जो पेट्रोल्स हैं उसको सस्पेंड किया। जब इटली ने ये चीज़ नोटिस की कि भैया चाइना वाले इस चीज़ के पेट्रोलिंग का यूज़ कर रहे हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको सस्पेंड भी किया सर्विलांस का खतरा होने की वजह से। यही सेम चीज़ यूएसए भी कर रहा है। यूएसए ने भी अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूएसए ने पाया कि कुछ जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज सिटीजन, दे आर इंडल्ज इन मतलब सर्विलांस, तो उनको एस्पियोनेज के अंडर में उनको अरेस्ट कर लिया। बट जो चाइनीज़ हैं अगर पकड़ जाते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग ना एक लेजिटिमेट सर्विस कर रहे हैं, हम लोग लाइसेंस को रीन्यू कर रहे हैं अपनी चाइनीज सिटीजन के, तो भैया एम्बेसी किस लिए है कि नहीं। वो लोग जनरली कहते हैं हम लोग इंश्योर कर रहे हैं हमारी चाइनीज सिटीजन सेफ रहें। अरे तो मतलब क्या भरोसा नहीं है तो भेजो ही मत चाइनीज सिटीजन को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाइनीज़ का एक तरीका हो सकता है सर्विलांस और रिप्रेशन करने का। ग्लोबल रिस्पॉन्स में यूएसए ने भी एक्शन लिया है, जिससे यूएसए को जब लगा कि भैया इससे टेंशन और बढ़ सकता है, एस्पियोनेज कंसर्न हुआ, तो उसने इस चीज़ को ऑन स्पॉट कई जगहों पे उसने इस तरीके से आप कह सकते हो रेट मारी, जहाँ पे ऐसे सिटीजन्स चाइनीज पकड़े गए जो कि सर्विलांस और एस्पियोनेज में शामिल थे। ठीक है। और क्रोएशिया, सर्बिया, मंगोलिया, इन लोगों ने कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्रीज चाइना के साथ बहुत ही क्लोजली टाई करती हैं। तो ये लोग कहते हैं ठीक है यार, चाइनीज क्या ही कर लोगे, हमारे पास ऐसा क्या ही है जो आप खरीद लोगे या फिर लूट लोगे, तो लाइक ठीक है, वी आर ओके विद इट। बट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया में अगर ऐसा कंसर्न कहीं भी लगता है तो इंडियन की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो कंक्लूजन में यही है कि जो चाइना की पुलिस है उसकी प्रेजेंस जो ओवरसीज में दिख रही है, ऑल्दो रीजन बता रहे हैं पब्लिक सेफ्टी, लेकिन ये सीरियस कंसर्न शो करती है किस तरीके से सर्विलांस हो सकता है या फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, खासकर उन कंट्रीज में जो कि लिबरल डेमोक्रेसीज हैं जैसे इंडिया। ठीक है। तो ये एक सिंपल इसका बताने का रीजन ये था कि इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसमें ये एग्जांपल दे सकते हो, रिसेंटली जो चाइना पेट्रोलिंग स्टार्ट कर रहा है अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके, ओवरसीज पुलिस पेट्रोल, ये सिंपल एक लाइन लिखोगे एग्जामिनर को लग जाएगा हाँ भैया आपके पास इस चीज की नॉलेज है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल पुश फॉर अ लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी। आप समझते हैं क्या ये, जो 180 कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं जेनेवा में मिले हैं, ठीक है, 10 दिन तक इसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुआ। अब इस डिस्कशन में ये हो रहा है कि भैया हम लोग अब एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा जो प्लास्टिक क्राइसिस है पूरे ग्लोब में ग्रो हो रही है उसको टैकल करना। उससे की पॉइंट्स, कुछ सिर्फ की पॉइंट्स ध्यान रखो, अभी ये और आएगा, इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, इसको बहुत सारी चीजें आएंगी, तो न्यूज में चलता ही रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं भी आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अब यहाँ पे एक पहला है कि क्या है अर्जेंसी ऑफ द क्राइसिस, क्या है। तो जितने भी नेगोशिएटर्स हैं उन लोगों ने कहा है भैया ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन ये ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि ये इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डालती है, ओशियन और रिवर पे इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पे तो होता ही होता है। स्पेसिफिकली जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उनको ऐसे रीजन्स में भी पाया गया है जो बहुत ही रिमोट हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में देखा है अंटार्कटिका, आर्कटिक, वहां पे प्लास्टिक के रेसिड्यू हम थोड़े थोड़े मिलना स्टार्ट हो चुके हैं विद इन ह्यूमन बॉडी। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल था जहां पे मैंने आपको इन निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन ह्यूमन बॉडी समझाया था कि अगर प्लास्टिक गलती से भी अगर हमारे माइक्रोप्लास्टिक ब्रेन में जाएगा या फिर हमारी बॉडी में होगा तो इनफर्टिलिटी कितनी क्रॉस करेगा, कितनी कॉज करेगा, उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना इन्वर्सली इंपैक्ट होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस कितना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये सारे तरीके हैं जिस वजह से जिस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया सवाल उठता है। तो प्रीवियसली इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था, साउथ कोरिया भूषण में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, लेकिन जो ऑल नेशंस हैं जैसे मिडिल ईस्ट हो गया या फिर रशिया, ये सारे नेशंस ने इसको अपोज किया भैया अगर आप प्लास्टिक को बंद कर दोगे तो कहीं ना कहीं इससे इन्वर्स इंपैक्ट हो। प्लास्टिक बनने में क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स कितना यूज होता है, तो दे आर लाइक हमें लॉस होगा इस चीज़ से, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, और हमारी इकोनॉमी बहुत ही वल्नरेबल है। ये सारे रीजन दे करके उन लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यूनेप ने और जितने नेगोशिएटर्स थे उन्होंने एक होप रखी कि क्या पता हम कंसेंसस पे रीच हो सकें, और इसी वजह से जो अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि भैया हम एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बाय एंड ऑफ 2024 फाइनलाइज करेंगे, जिसका अल्टीमेट फोकस होगा
प्लास्टिक प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, सिंगल यूज, स्पेसिफिकली सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं एक बार यूज करो फेंकने वाले, वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ईयरली, तो उससे बचा जा सके। और लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस पहली चीज यही है कि अभी भी डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस जो थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये भी एक चैलेंजेस हो सकता है। इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हर एक नेशन का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, वो सामने लाके इसको शो कर सकते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है, हमें ना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से। अगर आपने यहाँ पे प्लास्टिक ट्रीटी लेकर के आएंगे आप, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी इकोनॉमी इन्वर्सली इंपैक्ट हो जाए। तो कंक्लूजन इसमें क्या आप डाल सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि जो जेनेवा टॉक है वो एक बहुत ही क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी है फाइनलाइज करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कॉम्बैट किया जाए। लेकिन इसकी सक्सेस जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन पे डिपेंड करती है, किस तरीके से जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे नेशंस जो बोलते हैं कि भैया हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें बहुत नुकसानदेह होगा, तो उनको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, जिससे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो आपकी कंट्रीज हैं जहां बहुत प्लास्टिक हो रहा है उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है। देखिए आर्टिकल बाद कंक्लूजन में इसलिए देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बने, फ्रेमवर्क इन द सेंस कि किस तरीके से आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में चीजें समझ में आए। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में बताइए, तो सबसे पहले बताओगे नीड क्या है, तो नीड आप देखिए एज इट इज ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे तो पैराग्राफ में लिखा है, आपसे कहा जाए इसमें 4 पॉइंट निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप नोटिस करिए यहाँ से कितने 3 से 4 पॉइंट निकाल दिया, आपके लिए आसानी से 150 वर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, जहां आपने प्लस माइनस कुछ प्रीफिक्स सफिक्स में लाइन ऐड की। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आर्टिकल को समझना है। 24 में सवाल आया था, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution। ये सही है। many chewing gums contain plastic as gum base, ये भी सही है। तो इसमें 1 is the right one। अगेन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड सवाल था। अक्सर जब ऐसे पूछा जाए ना कि आपको लगे यार ये इससे प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है क्या, तो सबसे पहले सवाल पूछिए यूपीएससी ने वाई डिड यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चन होगा। तो जब आप वाई पे जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा या तो वो स्टेटमेंट गलत करना चाह रही है यूपीएससी या तो सही करना चाह रही है। ठीक, गलत तब करेगी जब बहुत ही निगेटिव वर्ड देंगे कि मैनी देन नो, ऐसे लिख दे नो च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर ऐसे लिख दें तब तो फिर लगेगा नहीं ये तो गलत है। लेकिन मैनी लिखा है, मैनी कैन बी मोर देन 1, 2 भी हो सकता है, मैनी कैन बी 3 ऑल्सो, मैनी कैन बी 3000 ऑल्सो। तो प्रोबेबल फिगर है। क्या इस एकदम आप श्योरिटी से बोल सकते हैं कि एक भी च्युइंगम से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता? क्या आप एक भी च्युइंगम से उसका जो गम बेस होता है उसमें प्लास्टिक नहीं होता? नहीं बोल सकते। तो डेफिनेटली सही ही होगा। ठीक है, मैनी हो गया, सम हो गया, ये सारे एक वर्ड्स होते हैं जिसका यूज करके यूपीएससी अक्सर गलत करती है, सही करती है स्टेटमेंट। बट अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, राइट। चलो अब इस प्लेसेस एंड न्यूज के बारे में समझते हैं हुआ क्या है। जो एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट क्या नाम है? मार्केट का नाम है सुक बकाड मार्केट है। ये यक्षीद नेबरहुड, यक्षीद एक एरिया है, ठीक है, जो कहाँ पे है? मोगाडिशु एक जगह है सोमालिया में। तो यहाँ पे एक जो नेबरहुड है यक्षीद, उसके अंदर एक मार्केट है सुक बकाड मार्केट। वहाँ पे बहुत एक्सेसिव फायर लगी जिस वजह से ये मार्केट बहुत ज़्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब बोलो सर ये सोमालिया क्यों आ रहा है? अब नोटिस करो ना भैया, गल्फ ऑफ एडन आया दिमाग में, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। आगे बढ़ोगे सुइस कैनल आ गया कनेक्टेड। तो इस वजह से जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बस एक बार पढ़ लो, इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। रीज़न यहाँ पे मतलब या तो ऐसा हो सकता है आपने सोमालिया पायरेट्स के बारे में सुना होगा, या रीज़न ऐसा हो सकता है कि कोई नेचुरल रीज़न हो। अभी ये आगे आएगा, लेकिन फिर भी आने से पहले सिर्फ दिमाग में लो सुक बकाट क्या है? सोमालिया में है, दैट्स ऑल। मोगादिशु कहाँ पे है? ये है इंडियन, मतलब ये आपका सोमालिया का हिस्सा है, और यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया उससे एक अच्छी खासी नॉलेज हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।